नमस्कार, मैं ममता शर्मा आज आपको दो बैलों की कथा पाठ के प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। आइए हम प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों दी जाती होगी। तो यहाँ हमें बताना है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो इसका आंसर हम पॉइंटों में दे सकते हैं। तो आप लिखेंगे, सबसे पहला कि कांजी हाउस की दीवार कच्ची थी। दूसरा, पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता चल सके इसलिए। तीसरा, कहीं कोई पशु भाग तो नहीं गया, इसका पता लगाया जा सके। और चौथा है हमारा, समूह में उत्पात मचाने वाले पशुओं की अलग व्यवस्था की जा सके इसलिए। ठीक है, तो प्रथम प्रश्न तो हमारा हो गया, क्लियर हो गया। दूसरे प्रश्न पर आते हैं हम। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो यहाँ हमें बताना है कि वो छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, उसे अपनों से बिछड़ने के दुख का ज्ञान था। छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ मारती थी, पीटती थी, और वहाँ पर हीरा और मोती पर भी अत्याचार हो रहे थे, और उन पर होते हुए अत्याचार को देखकर उस छोटी बच्ची के मन में उन बैलों के लिए आत्मीयता आ गई। प्रश्न समझ में, उत्तर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो यहाँ हमें नीति विषयक मूल्यों के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हम 4 या 5 पॉइंट बना लेंगे, सेमी टॉपिक बनाकर उन पॉइंटों को उसमें डिफाइन कर देंगे। जैसे सच्ची मित्रता, मिलजुल कर रहने की भावना, निस्वार्थ परोपकार की भावना, नारी जाति का सम्मान, स्वतंत्रता, प्रियता, धर्मपरायणता। तो यहाँ ये सारे जो सेमी टॉपिक हैं उस पर हम एक एक दो पंक्ति लिख देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, गधे को उसके स्वभाव के आधार पर मूर्खता का पर्याय समझा जाता है, पर प्रेमचंद ने उसकी स्वाभाविक विशेषताओं, सरलता और सहनशीलता के आधार पर एक नए अर्थ की ओर ध्यान खींचा है। गधे में निहित गुणों के आधार पर प्रेमचंद ने उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की है। सुख दुख, लाभ हानि तथा विपरीत परिस्थितियों में एक जैसा बने रहने के गुण के कारण लेखक ने उसके सरल और सहनशील होने की ओर संकेत किया है। जिस प्रकार गधा किसी भी परिस्थिति में ना दुख का आभास होने देता है, ना सुख का आभास होने देता है, सारी परिस्थितियों में एक समान ही रहता है, जिस प्रकार ऋषि मुनि रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रेमचंद ने गधे की तुलना किससे कर दी है, ऋषि मुनियों से कर दी है। आगे आइए, प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं हम। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। इसका उत्तर भी हम पॉइंटों में ही देंगे। तो पहला है हमारा, हीरा और मोती एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते थे। दूसरा है, हल में जोते जाते समय दोनों की यही कोशिश रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा भार अपनी ही ओर ही रहे। तीसरा है हमारा, सांड द्वारा आक्रमण करते ही दोनों ने मिलजुल कर उसका सामना किया। तीसरा है, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। तो इस प्रकार आप 3 या 4 पॉइंट बना सकते हैं, आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर हमें बताना है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी।
उन पर अत्याचार किया जाता था, पुरुष उनका शोषण करते थे। लेखक स्त्रियों की प्रताड़ना का विरोधी है। वह कहता है वह नारियों के सम्मान का पक्षधर है। कौन? हमारा लेखक। और वह कहता है जब वो जानवर होकर स्त्रियों का इतना सम्मान कर सकते हैं तो हम तो पुरुष हैं, हम तो मनुष्य हैं, तो हमें स्त्री जाति का सम्मान करना चाहिए क्योंकि स्त्री वंदनीय है। आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो यहाँ किसान जीवन वाले व्यक्ति जो किसान जीवन जीते हैं और पशु, उन दोनों के आपसी संबंधों को बताना है। तो हम बताएंगे, उत्तर है हमारा पशु आदि काल से ही मनुष्यों के साथ रहे हैं। किसान और पशुओं का जो संबंध है, एक दूसरे के, किसान और जो पशु हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना एक दूसरे का कार्य नहीं चल सकता। उसी प्रकार जैसे किसानों को उनके जानवरों की आवश्यकता होती है हल चलाने के लिए, बोझा ढोने के लिए, पानी खींचने के लिए, सवारी करने के लिए आदि के लिए, और पशुओं को भी किस आवश्यकता होती है मनुष्यों की, अपने चारे के लिए, अपने रहने की एक स्थान के लिए। तो कहानी में झूरी अपने बैलों से प्यार करता है तथा उनके खाने पीने का उचित ध्यान रखता है। तभी वे हर मुसीबत पर विजय पाते हैं और प्रेम न करने वाले गया के घर से भागकर पुनः झूरी के पास आ जाते हैं, क्योंकि जानवरों को भी प्रेम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसानों को पशुओं की आवश्यकता होती है, पशुओं को भी किसानों की आवश्यकता होती है और वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। आगे आइए, प्रश्न नंबर 8, इतना तो हो ही गया, 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इस प्रश्न के उत्तर में हमें क्या बताना है? मोती की विशेषताएं बतानी है। तो मोती कैसा था? मोती स्वभाव से उग्र जरूर था पर दयालु भी था। मोती का स्वभाव परोपकारी था। वह कांजी हौस में बंद जानवरों की जान बचाता है। मोती सच्चा मित्र है। वह मुसीबत के समय हीरा का साथ नहीं छोड़ता। मोती अत्याचार का विरोधी है। वह कांजी हौस की दीवार तोड़कर अत्याचार का विरोध करता है। मोती साहसी भी है। वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। आगे आइए, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो यहाँ हमें बताना है कि ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति के बारे में, इस पंक्ति के आधार पर जो लेखक है वो हमें क्या बताना चाहता है, पाठक को क्या बताना चाहता है। तो हमें ये बताना है, इसमें क्या बताएंगे? हीरा और मोती दोनों गहरे दोस्त हैं। वे एक दूसरे से बिना कुछ कहे एक दूसरे के भावों को समझ जाते थे। उनके पास अवश्य ही ऐसी कोई शक्ति थी जिससे ऐसा होता था कि मनुष्य जो स्वयं को प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, पर उसके पास यह शक्ति नहीं है कि वह दूसरों के मनोभावों को समझ सके। मनुष्य जब तक सामने वाला अपने दुख को या अपने सुख को बताएगा नहीं, तब तक हम दूसरे की भावनाओं को नहीं जान सकते। लेकिन वो हीरा मोती जो दोनों थे, वो दोनों एक दूसरे की भावनाओं को अच्छी प्रकार से जानते थे। इस प्रश्न नंबर 9 के खा पर आइए। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? गया के घर हीरा मोती को बहुत काम करना पड़ता था। उन्हें खाने को सूखा भूसा दिया जाता था और बहुत अत्याचार होते थे उन पर। और बैलों पर हो रहे अत्याचार को देखकर उसी घर की एक छोटी सी लड़की रात में उनको एक एक रोटी दे जाती। यद्यपि इससे उनकी भूख कम नहीं होती थी, तथापि बच्ची का प्रेम और त्याग उनमें एक उत्साह और शक्ति का संचार कर देता था और उसी से उनका पेट भर जाता था। उनकी जो प्रेम की भूख थी वो उस रोटी से शांत हो जाती थी। आगे आइए, प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में हमें सही उत्तर के आगे टिक लगाना है।
गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि, तो उसमें क्या आएगा, ग आएगा। वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। अब आ जाइए अब रचना और अभिव्यक्ति पर। रचना अभिव्यक्ति में देखिए, ये जो दोनों प्रश्न हैं 11 और 12 जो प्रश्न हैं, ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अक्सर करके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ये पूछ लिए जाते हैं, तो हमें ये आने चाहिए। तो हम 11वें प्रश्न पर आते हैं। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट कीजिए। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हीरा और मोती को गया के घर से लेकर कांजी हाउस तक शोषण का शिकार होना पड़ा। वे शोषण का अपने तरीके से विरोध करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वो दोनों पीटे जाते हैं तथा कांजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं। इस पर मेरा विचार यह है कि शोषण का विरोध करके उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। शोषण का विरोध करते हुए इतना दुख तो उठाना ही पड़ता है। शोषित रहकर घुट घुट कर जीने तथा हर सांस के लिए दूसरे पर आश्रित रहने से अच्छा तो उसका विरोध करना है। तो उन्होंने जो किया था वह सही किया था, क्योंकि स्वतंत्रता आसानी से प्राप्त नहीं होती। प्रश्न नंबर 12 पर आइए। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो हम हाँ, यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई मालूम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें दो बैल हैं जो सच्चे भारतीय हैं। ऐसा लगता है उनमें से एक गांधी जी की अहिंसा का समर्थक है, तो दूसरा उग्र स्वभाव वाला मोती जो क्रांतिकारी दल का समर्थन करता है। दोनों मिलकर आज़ादी पाने के लिए संघर्ष करते हैं। झूरी का घर स्वदेश का प्रतीक है, जहां आने जाने के लिए दोनों व्याकुल रहते हैं। उन्हें इसके लिए अनेक बाधाएं झेलनी पड़ती हैं, जैसे क्रांतिकारियों को काला पानी की सज़ा होना। उसी तरह इनको भी कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। वहाँ भी ये अपने साथियों को मुक्त कराते हैं और दोनों को मारने के लिए बधिक के हाथों बेच दिया जाता है, परंतु ये दोनों अथक प्रयास करते हैं और अंततः ये झूरी के घर अर्थात स्वदेश वापस आ जाते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो कहानी है वो आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत कर रही है। धन्यवाद।